Hello students, welcome back to all of you in the fifth session of the chapter 3, that is measure of central tendency. So हम लोगों ने लास्ट सेशन जो था उसके अंदर दो चीज़ें देखी थी। वो था एक कि रो डेटा के लिए हम लोग डेसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड द सेकंड क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कंटिन्यूस डेटा के लिए हम लोग क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आज भी हम लोग इसी के लिए बात करेंगे, बट द टाइप्स ऑफ डेटा विल बी डिफर। मतलब कि हम लोग जो जिस तरह के डेटा की बात कर रहे हैं वो आज होने वाला है डिस्क्रीट डेटा। अभी हमको पता है, हमने चैप्टर 2 के अंदर ही समझ लिया कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, तो ये पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूस डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा क्या है और रो डेटा क्या है। क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला है, तो हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन देके पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्क्रीट है, कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा रो डेटा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स है, मतलब कि ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एंड उसके नीचे जो दिया है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है। बट ये जो नीचे की फ्रीक्वेंसी आप लोग देख रहे हो वो कोई पर्टिकुलर नंबर है, एक्स देख रहे हो तो वो भी एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब कि यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया हुआ है हमको। और जब रेंज नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, बट आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो कोई कंटिन्यूस डेटा नहीं होके, कोई रेंज नहीं होके, कोई एक पर्टिकुलर नंबर होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या होगा, Q1, देन फोर्थ डेसाइल्स मतलब कि D4, एंड देन 95th परसेंटाइज मतलब कि P95। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया हो, ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूस डेटा हो चाहे वो डिस्क्रीट डेटा हो, जब भी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो फ्रीक्वेंसी जब भी दिया हो हम लोग को पहले फाइंड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो हमने कल भी देखा था, एक और बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि पहले तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था वही पहले फर्स्ट टू कॉल जो रो है वो वही के वही है, दैट इज़ 1 to 6 x एंड देन इज फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऐसे डिनोट करना चाहते तो इसको x और x को f मतलब कि फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। तो जब हम लोग CF मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो किस हिसाब से करेंगे, तो फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, पहले का CF एंड CF दोनों का सेम होता है। ठीक है, देन क्या होगा, नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे 12 था, नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, तो वो इसके साथ ऐड कर दो, तो 12 + 22 इट कम्स 34। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे 40, सो 34 + 40 इट कम्स 74। 74 के अंदर क्या ऐड करेंगे 15, इट कम्स 89। 89 के अंदर क्या ऐड करेंगे दैट इज 6, इट कम्स 95। इस तरीके से ऐड करते जाना है। एट द लास्ट हम लोगों को टोटल जो 100 मिल रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, और वो टोटल जो CF दिख रहा है वहाँ पे हमारा N भी मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है 100 है। क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ ही है दैट N = 100। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों को पूछा गया है, तो यहाँ पे हमको तीन चीज़ें फाइंड करनी है, दैट इज़ Q1, D4 एंड P95। अभी सबसे पहले जब Q1 फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, दैट इज़ वैल्यू ऑफ द N+1/4 ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला हम लोगों ने रो डेटा के लिए भी यूज़ किया था, एंड यही फॉर्मूला हम लोग डिस्क्रीट डेटा के लिए भी यूज़ करेंगे। बट उसके बाद जो है मतलब कि Q1 कैसे फाइंड करते हैं वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है जबकि रो डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। और जब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड किया उसके ऊपर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन पहले समझ लेना। Q1 फाइंड करना, तो यहाँ पे क्या किया, N = 100 + 1 / 4, और 100 + 1 बराबर कितना आता है 25.25 ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे आपको देखना कहाँ पे, CF के अंदर फर्स्ट नंबर है 12 से ये नंबर जो है आपका वो बड़ा है। आप जो भी क्लास सिलेक्ट करो ना उसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इंक्लूड हो जाना चाहिए ये 25.25। ठीक है, सो 25.25 ये नेक्स्ट देखो 34, तो यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि ये इस डेटा के अंदर डेफिनेटली इंक्लूड होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका रेंज क्या बन जाए 12 से लेकर 34 तक, उसके बीच में 25.25 कहीं पे ना कहीं वो आता होगा। तो हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे वो क्या होगा,
ये वाला क्लास। ठीक है, अभी सिंपल इसके अंदर करना क्या है, तो इसका x वो क्या होगा आपका Q1 है। ठीक है, इसमें कोई और आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता नहीं। जैसे हम लोगों ने कल कंटिन्यूस डेटा में देखा था, तो पहले तो हमको क्लास फाइंड करना होता है, क्लास के अकॉर्डिंगली हम लोग L, CF, F और ये सारी वैल्यू फाइंड करते थे। एंड उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला था जिसमें हम लोग Q1 की वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पे सिंपली जब डिस्क्रीट डेटा है तो क्या करना है कि आप Q1 का फॉर्मूला रखो, वहाँ पे जो भी आपको वैल्यू मिलती है वो वैल्यू कौन से CF में इंक्लूड हो जाती है वो हमको देखना है। ठीक है, बट ये खास याद रखना है वो इमीडिएट वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए। इमीडिएट वैल्यू मतलब कि 25.25 तो जो है वो 95 के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बट इमीडिएट कौन सा है कि यहाँ पे 12 में नहीं हो सकता है, नेक्स्ट 34 है तो उसमें हो जाएगा। तो पहला ही जो आपका CF जो है वही हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि ये वाला क्लास आएगा, तो इस जो भी क्लास आपने सिलेक्ट किया उसका x जो होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पे Q1, मतलब कि पोजिशनल एवरेज होगा। ठीक है, ओके। अभी अगर हम लोग को D4 फाइंड करना है तो फॉर्मूला D4 के लिए रखेंगे दैट फॉर दिस सेल D4 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फोर्थ इन ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन। 10 क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे डिसाइज फाइंड कर रहे। सो फॉर इन ब्रैकेट 100+1/10 ऑब्जर्वेशन। सो उसको जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते दैट इज़ 40.4 ऑब्जर्वेशन। अभी वापस 40.4 ऑब्जर्वेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा पीछे CF के अंदर। अभी देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या 40.4 12 के अंदर इंक्लूड हो जाता है, नहीं, कि 12 तो उससे छोटा है। 34 के अंदर इंक्लूड हो जाता है, नहीं हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो उससे 34 भी 40.4 से छोटा है। तो 74 में हो जाएगा, यस, क्योंकि 74 40.4 से बड़ा है। मतलब कि हम लोग को ये क्लास जो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। उस क्लास का क्या देखना है आपको, x, क्या देखना है उसका x, जो कितना है यहाँ पे 2। इसका मतलब ये हुआ कि D4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 2। D4 की वैल्यू कितनी आएगी 2। क्लियर, ओके। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट दैट विच वी हैव टू फाइंड द P95। सो P95 के फॉर्मूला वही रहता है दैट वैल्यू ऑफ P95 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 95 इन ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 95 इज इक्वल टू 100+1/100 ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 95.95 ऑब्जर्वेशन है। अभी इसको कहाँ पे देखना है हम लोग को, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल के अंदर। तो 95.95 है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, 95 एग्जैक्टली आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी आप लोग बाउंड्री के ऊपर हो, देखो यहाँ पे ये कैसा था, इसके आगे जो नंबर थे वो डायरेक्टली इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो 95.95 है तो 95 एक ऑलरेडी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो उसको कैसे फाइंड करना है हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो आपकी वैल्यू क्या आ रही थी 95.95 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो करना कैसे, यहाँ पे पहले फॉर्मूला में समझ लेते। पहले तो 95th आगे वाला जो है वो पूरा का पूरा ले लेना है, मतलब कि 95th ऑब्जर्वेशन आएगा, प्लस क्या होगा पीछे क्या बचा 0.95, मतलब 0.95 को 0.95 भी बोल सकते हैं, इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 96 ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 95th ऑब्जर्वेशन। मतलब कि यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा और उससे एक प्लस करके ऊपर लिखना है। ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऑफ 96 ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 95th ऑब्जर्वेशन। अभी 95th अगर देखोगे, ठीक है, पहले तो हमको क्या लेना है 95th ऑब्जर्वेशन वाला। तो 95th अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो 95th के सामने क्या आ रहा है यहाँ पे x बराबर 4। ठीक है, सो 95th में आएगा 4 एंड अगर 96 का फाइंड करें तो 96 नेक्स्ट में चला जाएगा, तब क्या आएगा वहाँ पे 5th। ठीक है, अभी इसी दो वैल्यू को लेके हम लोग वो जो फॉर्मूला अभी हमने किया है 95th P का, उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखो पहले 95th ऑब्जर्वेशन था तो उसके लिए हमने क्या वैल्यू रख दी वहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 0.95 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो 96 ऑब्जर्वेशन माइनस 95th ऑब्जर्वेशन। तो 0.95 यहाँ पे लिखा। 96 ऑब्जर्वेशन का जो x था वो कितना था 5 एंड 95th का तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया दैट इज़ 4। तो यहाँ पे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और 1 को 0.95 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.95 ही रहने वाला है। तो 4 प्लस 0.95 इट कम्स 4.95। ठीक है, खास ध्यान रखो ये कब किया हम लोगों ने, जब जो
आपको फाइनल वैल्यू मिली 95th परसेंटाइल की, वो क्या थी 95.95th ऑब्जर्वेशन। तो वो 95 एग्जैक्टली आपको CF के अंदर देखने को मिले, तभी जाके हम लोग को ये करना है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ तो हम लोग यही कौन से CF के अंदर इंक्लूड होता है वो वाला क्लास ही सिलेक्ट कर लेते, जैसे हम लोगों ने Q1 एंड D4 की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मोस्ट टाइम भी समझ के हम लोग इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों ही मेथड के हिसाब से हम लोग जो कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली 95th वाला है उसको खास ध्यान रखो, डाउट हो कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये आगे जाके हम लोग को जो चैप्टर 4 है चैप्टर 5 है उसमें भी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द इलस्ट्रेशन नंबर 28। The following table shows data about monthly traveling expense in a sample of 50 local bus commuters. Monthly expense 350 to 500, 500 to 650, 650 to 800, 800 to 950 and 950 and above. So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में क्या दिखा आपको 950 एंड अबोव। 950 से अबोव कौन कौन सी वैल्यू होती है? तो इसी तो इन्फिनाइट वैल्यू होती है कि जो 950 से ज़्यादा है। तो जब आपको ऐसा अबोव वाला दिखे या बिलो वाला वैल्यू दिखे तो मान लो कि वो जो है वो ओपन एंडेड क्लास दिए हुए हैं आपको। क्या दिए वहाँ पे? ओपन एंडेड क्लास। एंड हम लोग पोजिशनल एवरेज ओपन एंडेड क्लास के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जो मिन में पॉसिबल होता नहीं है। बट इन पोजिशनल एवरेज इट इज़ पॉसिबल कि आप ओपन एंडेड क्लास के जो डेटा दिए है उसका भी हम लोग पोजिशन एवरेज फाइंड कर सके। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है दैट नंबर 1 फाइंड द लिमिट फॉर एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50%। याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल 50% ऑफ द कम्यूटर्स। नंबर 2 फाइंड द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट स्पेंडिंग 15% कम्यूटर्स। देन फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंस इन द लोएस्ट स्पेंडिंग 10% कम्यूटर्स। अभी इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग नंबर 1, दैट इज फाइंड द लिमिट फॉर द एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50% ऑफ द कम्यूटर्स। तो ये 50% कैसे फाइंड करें सेंट्रल के, है ना, वो क्वेश्चन आएगा। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे दिखाऊंगा वो देख लेना है यहाँ पे, कि सपोज मान लो मुझे 50% सेंट्रल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई डेटा मेरे पास ये लाइन के ऊपर मेरे पास डेटा है, उस डेटा को मैं क्या करूँगा, बीच में Q2, यहाँ पे Q1 एंड यहाँ पे Q3, इस तरीके से मैंने उसके अंदर डिवाइड कर लिया हुआ है। ठीक है, अभी मुझे इसी डेटा के ऊपर से बीच के मिडिल के 50% अगर फाइंड करने होंगे तो कैसे करूँगा, तो वो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक के कितने परसेंट डेटा होते हैं 25, यहाँ से यहाँ तक के डेटा कितने होते हैं 25, यहाँ से यहाँ तक के डेटा कितने होते हैं 25, और यहाँ से यहाँ तक के कितने होते हैं 25%। तो ये टोटल 100% इन्फॉर्मेशन हम लोग Q1, Q2 और Q3 के थ्रू इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 हिस्सों में। पर हमको मिडल के अगर 50% चाहिए, तो मिडल के 50% कौन से होंगे, ये वाले। मतलब ये हुआ कि अगर मैं Q3 की वैल्यू में से Q1 माइनस कर दूँ तो मुझे मिडल के 50% के जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी। अरे समझ में? तो वही हमको फाइंड करना है। तो ये हमने क्या किया, पहले पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है। मिडल 50% लिखा है, आपको ये नहीं बोला कि Q3 माइनस Q1 करके लिखो, वो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी जाते हैं हम लोग उसी क्वेश्चन को समझने के लिए। सो यहाँ पे फाइंड द लिमिट्स फॉर द एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल 50% ऑफ द कम्यूटर्स। तो हम लोग को समझ में आ गया कि उसके लिए Q3 फाइंड करना पड़ेगा एंड Q1 फाइंड करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर ली, दैट इज 7, 20, 36, 45 एंड 50। और हमको फाइंड क्या करना है, Q1 एंड Q3। ठीक है, सो पहले Q3 एंड Q1 फाइंड कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो कौन सा है, कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला के थ्रू Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले क्लास का फॉर्मूला और उसके बाद Q1 का फॉर्मूला। ठीक है, सो क्लास ऑफ Q1 इज इक्वल टू क्लास ऑफ द n/4 ऑब्जर्वेशन। सो क्लास ऑफ द n बराबर 50 है यहाँ पे। सो 50/4 इज इक्वल टू क्लास ऑफ द 12.5 ऑब्जर्वेशन। अभी जब आप 12.5 ऑब्जर्वेशन देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे देखना है, तो 12.5 किस में आएगा, तो पता चल जाता है कि ये इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है 12.5। मतलब कि हमको कौन सा क्लास सिलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर
ये जो 500 है वो क्या है आपका एल, मतलब कि लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द क्लास। देन सी एफ मतलब कि प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस जो क्लास है उसका सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो 7 है वो क्या दिखा रहा है, सी एफ। एफ मतलब कौन सा, जो क्लास सिलेक्ट किया है उसका फ्रीक्वेंसी, दैट इज नॉन एज एफ। एंड लास्ट में आता है क्लास लेंथ, मतलब कि आपने जो भी क्लास सिलेक्ट किया है उसका क्लास लेंथ कौन सा है। तो यहाँ पे 500 से लेकर 650 मतलब कि 150 का क्लास लेंथ हुआ वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के, कौन सा है, Q1 इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, एल की वैल्यू कौन सी है, सी एफ की वैल्यू कौन सी है, एफ की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस टेबल के ऊपर से ही मिल जाती है, टेबल नहीं तो ये सब आगे हो पाएगा नहीं, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज 563.46, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 563.46, ठीक है। ओके, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, वैल्यू ऑफ Q1। वैसे ही हमको D4 भी फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा Q3। क्यों, क्योंकि हम लोग को मिडल के 50% बोले थे, तो हमने अभी फाइंड किया कि मिडल के 50% फाइंड करना है, तो Q3 माइनस Q1 हमको करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि Q3 क्या है, तो यहाँ पे Q3 की वैल्यू के लिए हमने क्लास ऑफ किया, तो वहाँ पे आया क्लास ऑफ 37.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q3 फाइंड करें उसके लिए बाहर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। Q3 फाइंड करें तो बाहर क्या रखना पड़ेगा, आपको 3 रखना पड़ेगा। एंड नीचे डिनोमीटर में क्या आएगा, 4, ठीक है। सो वही किया हम लोगों ने, आंसर कितना है यहाँ पे 37.5। तो 37.5 अगर हम लोग उसके अंदर देखेंगे तो क्लास जो सिलेक्ट होता है वो कौन सा होता है, 800 to 950। और इसी को लेके अगर हम लोग एल देखें तो एल आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या बन जाएगा आपका एल, ठीक है। देखते हैं क्या इसके एल और सी एफ आ रहे हैं। तो एल बराबर 800, सी एफ जो है वो 36, एफ इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 150। किसी को भी ये हम लोग एल सी एफ एफ या सी कैसे फाइंड करते हैं उसमें कोई डाउट रहना चाहिए नहीं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो उसको कॉल करके सॉल्व करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 800 इज इक्वल टू 37.5 माइनस 36 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 9 इंटू 150, ठीक है। ये बेसिक से कैलकुलेशन है। सो 1.5 को पहले 150 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इट कम्स 225 अपॉन 9। देन इसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो हम लोग 800 के अंदर प्लस कर देंगे। सो द वैल्यू इज़ 825। अभी हमारा जो Q1 आया था वो क्या था, दैट इज़ 563.46 एंड Q3 जो आया वो क्या है 825। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल के जो 50% कॉम्यूटर्स थे उनका मंथली ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो 563.46 से लेके 825 रुपीज़ के बीच में रहता है। ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि मिडिल के 50% की जो एक्सपेंस है ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसकी दो रेंज फाइंड कर ली, ठीक है। मतलब कि उसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। जो उसकी मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी है 563.46 एंड मैक्सिमम कितना होता है 825 तक, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को क्या करना है 15% ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में चले जाओ तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आए, फिर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम एक्सपेंस ऑफ द हाईएस्ट पेंडिंग 15% कॉम्यूटर्स, मिनिमम एक्सपेंस ऑफ हाईएस्ट पेंडिंग 15% कॉम्यूटर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया यस कि 15% हाईएस्ट कहाँ पे होंगे। अगर सपोज ये मेरे पास डेटा है तो हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे आप लोग हाईएस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हाईएस्ट वैल्यू होता है। हमको क्या पूछा है कि 15% हाईएस्ट पे है, मतलब कि हाईएस्ट से अगर मैं बात करूँ तो यही लोग होंगे जो हाईएस्ट पेमेंट कर रहे होंगे, उनका लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो आपको ये P85 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, P85। अगर मुझे यहाँ फाइंड करना है तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो कितना डिस्टेंस आएगा 85 का, इसका मतलब ये है कि मुझे वहाँ पे P85 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा कि हाईएस्ट
पेइंग 15% जो है उनका लोअर बाउंड्री पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी वो हमको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। P85 कैसे है वो हम लोग को अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिखाया था। देखो आंसर में क्या दिया है यहाँ पे, हियर वी वांट टू वैल्यू सो दैट 15% ऑब्जर्वेशन शुड बी अबोव इट, विच मीन्स 85% ऑब्जर्वेशन शुड हैव वैल्यू बिलो इट, हैंस वे फाइंड द P85, जिसका आपको कम जो वैल्यू है उसकी बिलो जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, भले वहाँ पे 15% बोला है बट 50% क्या है, हाईएस्ट पेइंग की लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड करना है हमको। तो उसके लिए हम लोग वहाँ से जितने कम है, मतलब कि कितना 85% अभी वैल्यू कम है, तो वो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, P85 का फॉर्मूला लगा के। P85 का फॉर्मूला क्या है, वैसे यहाँ पे भी क्लास पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो क्लास ऑफ द 85/n इंटू 100 इज इक्वल टू, तो उसका 42.5 ऑब्जर्वेशन आता है। कितना आता है वहाँ पे, 42.5 ऑब्जर्वेशन। अभी 42.5 ऑब्जर्वेशन आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा किसके अंदर, CF वाले के अंदर। तो CF के अंदर जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से क्लास में इंक्लूड होता है, 800 से लेके 950। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन वही का वही क्लास सिलेक्ट हुआ जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया था। तो L बराबर कितना, 800। ठीक है, CF बराबर 36, F इज इक्वल टू 9 एंड C इज इक्वल टू 150। सो अभी इसको हम लोग फॉर्मूला के अंदर रख देंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा, सो P85 इज इक्वल टू L प्लस 85 ब्रैकेट N/100 माइनस CF अपन F इंटू C। उसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा, 908.33। मतलब कि हाईएस्ट 15% जो पेयर्स है उनका अगर लोएस्ट वैल्यू देखे कि वो मैक्सिमम कितना पेमेंट करते, तो वो आता है हमारा 908.33। क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट में जाते हैं, दैट इज टू फाइंड द वैल्यू सो दैट 10% ऑब्जर्वेशंस आर बिलो इट। मतलब कि 10% ऑब्जर्वेशन उससे कम हो, तो कम वाले में हम लोग को यही सोचना है। ठीक है, अभी D1 यहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। D1 की जगह पे अगर मैं P10 भी फाइंड करता तब भी मुझे वही के वही वैल्यू मिलते, क्योंकि D1 इज इक्वल टू P10 होता है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे D1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सो क्लास ऑफ द n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्लास ऑफ द 50 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, मतलब कि यहाँ पे आएगा क्लास ऑफ द 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो था वो ये था। ठीक है, कि आप लोग को D1 फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेंस इन द लोएस्ट पेंडिंग 10% कॉम्यूटर्स। तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि लोएस्ट पेंडिंग 10% कहाँ पे आता है। ठीक है, सो अगर ये डेटा हमारे पास है तो लोएस्ट पेंडिंग यहाँ पे आएगा। आपको पता है कि ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो यहाँ के 10% की, ठीक है, किसके, यहाँ से 10% की लोएस्ट वैल्यू जो है उसमें हाईएस्ट कितने लोग पेमेंट करते हैं, मतलब हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है। मतलब कि हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग D1 फाइंड कर सकते हैं या तो हम लोग P10 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि D1 इज इक्वल टू क्या होता है, P10। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, बट हम लोग उसको ज़्यादा हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब जब डी जो है उसमें डिसाइज में डिवाइड होता है, मतलब कि 10 ही हिस्से होते हैं, जबकि P जो है परसेंटेज उसमें 100 हिस्से होते हैं। एंड वहाँ पे क्योंकि डेटा सेम है तो वहाँ पे 10 एंड 100, तो वो समझ में आ जाता है कि वहाँ पे रेशियो क्या बनता है, 10:1। ठीक है, मतलब कि अगर P जो है वो 10 के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा तो D जो है उसके कंपेरिजन में 1 के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ओके। सो D1 फाइंड किया, द D1 इज इक्वल टू क्लास ऑफ द n/10th ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू क्लास ऑफ द 50/10th ऑब्जर्वेशन। तो उसकी वैल्यू होगी क्लास ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। अभी 5th ऑब्जर्वेशन फाइंड कहाँ पे करना पड़ेगा, यस, इसके लिए वापस हमको जाना कहाँ पे पड़ेगा, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड की उसके लिए अगर जाओगे आप वहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे आपको जो क्लास सिलेक्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 350 से लेके 500 तक। सो फॉर्मूला वंस अगेन, दैट इज D1 इज इक्वल टू L प्लस n/10 माइनस CF/F इंटू C। सो L यहाँ पे कितना है, 350 प्लस n/10 इज इक्वल टू 5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है इंटू C इज इक्वल टू 150 एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 7। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 457.14। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन था उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स,
That's it for today. This is a very important question. I hope you understand. Thank you very much.